गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 9th सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप इस विषय पर लेसन इंट्रोडक्शन और 8% जो है मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। बाकी के जो प्रश्न बचते हैं ध्यान पूर्वक सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में क्या अंतर है। पूर्वी घाट दक्कन के पठार की पूर्वी सीमा पर मंद ढाल वाली पहाड़ियों की लंबी पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट कहते हैं। तो जो दक्कन के पठार की पूर्वी सीमा पर मंद ढाल वाली पहाड़ियों की एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसे जो है पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। यह घाट ज्यादा ऊंचाई वाला नहीं है। तो ये जो पूर्वी घाट है वो ज्यादा ऊंचाई वाला नहीं है। पूर्वी घाट को महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों ने काट दिया है। तो पूर्वी घाट को जो है महानदी के द्वारा, गोदावरी के द्वारा, कृष्णा के द्वारा, कावेरी के द्वारा जो है इसको काट दिया है, यानी कि इनके अंदर से जो है ये नदियां जाती है। इस घाट पर वर्षा कम होती है और जो आपका पूर्वी घाट है इस घाट के ऊपर ज्यादा बारिश नहीं होती है। अब देखिए पश्चिमी घाट दक्कन के पठार की पश्चिमी सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर खंबात की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैली लंबी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट श्रृंखला कहलाती है। यानी कि जो पश्चिमी घाट श्रृंखला है ये जो है दक्कन के पठार की पश्चिमी सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर खंबात की खाड़ी से, यानी खंबात की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक जो है ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इस घाट की ऊंचाई दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। तो इस घाट की ऊंचाई जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाते हैं वैसे वैसे इस घाट की ऊंचाई बढ़ती जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डामम इसकी घाट की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। यानी कि जो अन्नामलाई है, नीलगिरी है, कार्डामम है, इस घाट की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। इस घाट पर अत्यधिक वर्षा होती है और इस घाट के ऊपर ज्यादा बारिश होती है। तो ये तो था आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर। अब देखिए बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण अल्पाइन युग में हुआ। अल्पाइन युग यानी कि जिस टाइम पर पहाड़ी पहाड़ थे, जहां आज पर्वत हिमालय पर्वत है, यानी कि जिस जगह पर आज हिमालय पर्वत है वहां करोड़ों वर्ष पूर्व टेथिस नाम का सागर था। करोड़ों वर्ष पहले आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पर करोड़ों वर्ष पहले जो है टेथिस नाम का जो है सागर था। इसके उत्तर में विशाल अंगारा लैंड भूभाग तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंड स्थित था। यानी इसके उत्तर और दक्षिण के अंदर जो है ये क्षेत्र थे। समय बीतने के साथ साथ ये दोनों भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे की ओर सरकने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये दोनों जो है आपके भूखंड धीरे धीरे जो है एक दूसरे की ओर जो है खिसकने लगे या एक दूसरे के समीप आने लगे। इसी कारण से टेथिस सागर की परतदार अवसादी शैलें मुड़ गई। जैसे जैसे वे एक दूसरे के नजदीक आए वैसे वैसे जो आपका टेथिस सागर है इसकी जो परतदार अवसादी शैलें थी वे जो है मुड़ गई और विलय क्रिया से हिमालय पर्वत का जन्म हुआ। इस तरह से यह मुड़ने से जो है हिमालय पर्वत का जन्म होता है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावचों में क्या अंतर है। तो यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, कई बार जो है 6 नंबर में भी आ जाता है, तो सभी बच्चों ने ध्यान से समझना है। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग निम्नलिखित है। सबसे पहला उत्तर के विशाल पर्वत हिमालय पर्वत। जो उत्तर के विशाल पर्वत है उनमें सबसे पहले जो है हिमालय पर्वत है। उत्तर भारत का मैदान सतलुज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान आता है। इसमें प्रायद्वीपीय पठार जो दक्कन का पठार है। यानी कि जो आपके भू आकृतिक विभाग है वे ऐसे हैं। तो अब देखिए इनका जो है एक्सप्लेनेशन। उत्तर के विशाल पर्वत, जो उत्तर के विशाल पर्वत जो पहली हेडिंग है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। हिमालय पर्वत के सर्वोच्च नवीन बलित पर्वत है। तो हिमालय पर्वत जो है विश्व के सर्वोच्च यानी काफी ऊंचाई पर नवीन बलित पर्वतों के अंदर हिमालय
पर्वत का जो है नाम आता है। इसमें 3 पर्वत श्रेणियां है। तो इस हिमालय के अंदर जो है 3 पर्वत श्रेणियां हैं। इनमें सबसे ऊपर वाली श्रेणी को विशाल हिमालय अथवा हिमाद्री कहते हैं। जो सबसे ऊपर वाली श्रेणी है उसे विशाल हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री के दक्षिण में मध्य हिमालय कहते हैं। जो इसके दक्षिण में है उसे जो है मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी तीसरी श्रेणी को शिवालिक की पहाड़ियां कहते हैं और जो इसकी उससे नीचे है, ठीक है, उसे जो है शिवालिक की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है 3 भागों के अंदर बांटा गया। अब देखिए उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा लाकर जमा की गई जलोढ़ गाद से हुआ है। यानी कि हिमालय पर्वत से, प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां निकलती है, जो अपने साथ गाद लाती है और उसको जमा करती है, उससे जो है उत्तर भारत का निर्माण हुआ है। यह संसार का बहुत ही विशाल एवं उपजाऊ मैदान है। तो जो आपका उत्तर भारत का मैदान है ये काफी उपजाऊ है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है, यानी कि इसकी ज्यादा ऊंचाई में ज्यादा अंतर नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार देश का सबसे प्राचीन भाग है। ये जो हमारे भारत का सबसे प्राचीन भाग है। इस पठार को 2 उपभागों मध्यवर्ती उच्च भूमि तथा दक्कन के पठार में विभाजित किया गया है। तो इस प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा जो है दक्कन का पठार। इसके अंदर जो इसको विभाजित किया गया है। नर्मदा नदी की घाटी इसे 2 भागों में बांटती है। तो नर्मदा नदी की जो घाटी है इसे 2 भागों में बांटती है, डिवाइड करती है। अब देखिए आपका हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावचों में अंतर निम्नलिखित है। यानी कि जो हिमालय क्षेत्र है और जो प्रायद्वीपीय पठार है, इनकी जो ऊंचाई में जो अंतर इस प्रकार है। हिमालय क्षेत्र। हिमालय पर्वत युवा बलित पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है नवीन बलित पर्वत है। इसकी लंबाई पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिमी कश्मीर तक 2400 किलोमीटर है। यानी इसकी ऊंचाई जो है अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिमी कश्मीर तक 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके 3 श्रेणियों में बांटा, उसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यानी कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय प्रदेश से निकलने वाली नदियां सदा नीरा है। हिमालय प्रदेश से जो नदियां निकलती है वो हमेशा पानी रहता है उनमें। इस क्षेत्र में खनिजों की कमी है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर जो है ज्यादा खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार। यह पठार बहुत ही प्राचीन भूखंड है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का बहुत ही प्राचीन भाग है। यह पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ। तो यह पठार जो है उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी से लेकर जो है दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है ये फैला हुआ है। इसका निर्माण लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व आग्नेय चट्टानों से हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण जो है 50 करोड़ वर्ष पूर्व आग्नेय चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। मालवा का पठार और दक्षिण का पठार। मालवा का पठार और दक्षिण के पठार में जो इसको बांटा गया है, इससे निकलने वाली नदियां बरसाती है और इससे जो नदियां निकलती है वो बारिश के टाइम में उनके अंदर पानी रहता है। इसमें गर्मियों में पानी नहीं रहता। तो गर्मियों के अंदर जो है इन नदियों में पानी नहीं रहता, केवल बारिश की ऋतु में इनमें पानी रहता है। इसमें खनिज पदार्थों से भरपूर है और ये जो क्षेत्र है खनिज पदार्थों से काफी भरपूर है। यानी खनिज पदार्थ इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, कई बार यह क्वेश्चन भी आ जाता है 6 नंबर में। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों से बना। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है वो जो है 3 प्रमुख नदी तंत्रों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से जो है इस मैदान का निर्माण हुआ है। जो ये नदी अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती है, गाद बहाकर लाती है, उस गाद के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना और यह काफी उपजाऊ है, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है और यह लगभग जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। तो इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 240 से 320 किलोमीटर तक जो है चौड़ा है।
इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया। इसे जो 3 भागों में बांटा गया है, पहला सिंधु नदी तंत्र का मैदान। यह मैदान मुख्य रूप से पंजाब एवं हरियाणा में फैला हुआ है। तो सिंधु नदी तंत्र का जो मैदान है, यह पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। यह मैदान सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। तो ये जो है सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसके द्वारा जो बाकर लाई गई मिट्टी उससे बना है। इस मैदान का बड़ा भाग पाकिस्तान में, और इसका जो ज्यादा हिस्सा वो पाकिस्तान में है आजकल। गंगा नदी का मैदान। गंगा का मैदान एक महत्वपूर्ण मैदान है। गंगा नदी के द्वारा जो मैदान बनाया गया है जलोढ़ मिट्टी के माध्यम से, काफी उपजाऊ है। यह मैदान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित है, और इन राज्यों के अंदर जो है ये मैदान फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 3,57,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल जो है इतना है। यह मैदान गंगा, यमुना एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से बना है। और ये इस मैदान का निर्माण जो है गंगा नदी, यमुना नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी से जो है इसका मैदान का निर्माण हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान असम राज्य के मध्य में स्थित है, यानी कि असम राज्य के बीच में स्थित है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियां द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। तो इसका जो मैदान का निर्माण है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टी से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे जो अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और असम में इसे जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए। मध्य हिमालय। मध्य हिमालय पर संक्षिप्त नोट लिखना है। हिमाद्री या महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रेणी को हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक दबाव एवं परिवर्तित शैलों से हुआ। तो मध्य हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो जो अत्यधिक दबाव एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। तो इसकी ऊंचाई जो है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लंबी है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्षेत्र को जो है पहाड़ी नगरों के लिए मशहूर है, पहाड़ी नगरों के नाम से भी इसे जो है जाना गया है। मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र कठोर आग्नेय शैलों से बना हुआ है। तो मध्य उच्च भूमि जो है कठोर आग्नेय शैलों के द्वारा जो इसका निर्माण हुआ है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पुराना भाग है, और यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना हिस्सा है। इसका उत्तर पश्चिमी भाग अरावली की पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है। इसका उत्तर पश्चिमी भाग जो है अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अरावली तथा विंध्याचल पर्वतों के बीच में मालवा का पठार स्थित है, और अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में जो है मालवा का पठार है। उच्च भूमि क्षेत्र के बीच के भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की घाटियों के बीच विंध्याचल कैमूर पहाड़ियां हैं। तो उच्च भूमि क्षेत्र के बीच के भाग में जो है नर्मदा तथा सोन नदी की घाटियों के बीच विंध्याचल कैमूर की पहाड़ियां जो है स्थित हैं। भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आप सभी जानते हैं जो भारत के द्वीप समूह है ये जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अंदर स्थित है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप अनेक छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो जो लक्षद्वीप समूह जो हमारा अरब सागर में है छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ये द्वीप परवाल के निक्षेपों से बने हैं। ये जो सूक्ष्म जीव है जिन्हें परवाल भीति कहा जाता है उनके मृत अवशेषों से जो है ये द्वीप बने हुए हैं। इनमें से अनेक द्वीपों की आकृति घोड़े की नाल के समान है, और ज्यादातर जो द्वीप है उनकी आकृति जो है यू के आकार की है। घोड़े के नाल जो पांव है उसके आकार की है। इन द्वीपों की राजधानी कवारती है, और इन द्वीपों के राजधानी जो है कवारती के नाम से जानी जाती है। बंगाल खाड़ी के द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आकार में अपेक्षाकृत बड़े द्वीप है, यानी कि वे जो लक्षद्वीप समूह से बड़े हैं आकार में, तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और ये बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान में 200 तथा निकोबार में 19 द्वीप है। तो कुल मिलाकर 219 द्वीप है। जो अंडमान के अंदर 200 है और निकोबार में 19 है।
ये द्वीप समूह 350 किलोमीटर की दूरी में फैले हुए, और ये द्वीप समूह जो सारे के सारे 350 किलोमीटर की दूरी में फैले हुए हैं। देश की सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से यह द्वीप समूह बहुत महत्वपूर्ण है। देश की सामरिक सुरक्षा यानी कि युद्ध संबंधी सुरक्षा की दृष्टि से यह द्वीप समूह जो है काफी महत्वपूर्ण है, काफी उपयोगी है। भारतीय संघ का दक्षिणतम शिरा इंदिरा बिंदु निकोबार समूह के सबसे दक्षिण में स्थित है, और जो भारतीय संघ का जो सबसे दक्षिणतम शिरा है, जिसे इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु के नाम से जाना जाता है, ये जो है इसका सबसे दक्षिण में स्थित है, यानी सबसे दक्षिण हिस्से के अंदर स्थित है। तो बच्चों आज आपको जो है 9th का चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप विषय पर जो है कंप्लीट समझा दिया है। अभी आपने जो है इसे अच्छी तरह से कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।